आज देखते हैं जैव विकास यानी कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का एमसीक्यू देते हैं देखते हैं, जो क्या सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। ये सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आए हुए क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए युगों के सही क्रमबद्ध को चुने, जो सबसे पुराना है वह पहले, क्या है, जो सबसे पुराना है क्या वो पहले आएगा। ठीक है। ये पहला है, ए है हेलोसिन, प्लास्टोसिन, नियोसिन, मायोसिन या इयोसिन। इन तीनों में से सबसे पहले कौन है युग में? ए बी है इयोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लास्टोसिन, होलोसिन। सी इयोसिन, मायोसिन, प्लास्टोसिन, हाँ, प्लास्टोसिन, प्लायोसिन, होलोसिन। होलो डी है होलोसिन, प्लायोसिन, प्लास्टोसिन, मायोसिन या इयासिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। इयोसिन पहले है, मायोसिन उसके बाद प्लायोसिन, उसके बाद प्लास्टोसिन, सबसे लास्ट में क्या है? होलोसिन। होलोसिन, तो ऑप्शन क्या है? बी है। जीवाश्मों के आधार पर भूवैज्ञानिक काल यानी कि जियोलॉजिकल टाइम को उप इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है, पुनः इन्हें बड़ी इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अनुसार एक भूवैज्ञानिक कालमान यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल तैयार किया गया है, जिसमें सबसे छोटी काल टाइम यूनिट एक काल एज होता है। ऐसे अनेक काल काल एक साथ मिलकर एक युग, क्या है, अनेक काल मिलकर क्या बनाते हैं? एक युग बनाते हैं, जबकि अनेक युग मिलकर एक कल्प बनाते हैं, पीरियड बनाते हैं, का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार अनेक कल्प मिलकर क्या बनाते हैं? महाकल्प। ठीक है। क्या है? ये क्या है? अनेक अनेक काल को बोलते हैं क्या? एक युग। एक युग यानी कि ए इपोच इपोच। और अनेक युग मिलकर क्या बनाते हैं? अनेक युग मिलकर बनता है, ये बनता है कल्प। कल्प यानी कि पीरियड। और अनेक कल्प मिलकर बनते हैं, अनेक कल्प मिलकर बनते हैं कहा? महाकल्प। महाकल्प इसको बोलते हैं एरा। अब अनेक महाकल्प क्या बनाते हैं? अनेक महाकल्पों से मिलकर महायुग बनता है, यानी कि क्या है? अनेक महाकल्प मिलकर क्या बनाते हैं? महायुग। महायुग यानी कि ईओन बनाता है। और यह सबसे बड़ी काल इकाई होती है। जो महायुग होता है वो सबसे बड़ी काल इकाई होती है। इस तरह आरोही क्रम में महायुग, महाकल्प यानी कि क्या है? महायुग महाकल्प है। महाकल्प एक महाकल्प है। महाकल्प, इसके बाद कल्प, उसके बाद क्या है? युग, उसके बाद क्या है? काल। सबसे छोटी इकाई क्या है? काल है। ऐसे प्रभाग हैं जिन्हें काल के भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। युगों का सही क्रम यानी सबसे पुराने से सबसे नए। सबसे पुराना क्या है? क्या है? पेलियोसिन, सबसे पुराना पेलियोसिन। उसके बाद क्या है? इयोसिन। उसके बाद ओलिगोसिन, उसके बाद मायोसिन, उसके बाद प्लायोसिन और प्लास्टोसिन और होलोसिन। ठीक है। इसमें क्या है?
इयोसिन, मायोसिन, प्लास्टोसिन, इसमें ये दो गैप है जो, ठीक है, इसमें दो नहीं है। इसमें कौन कौन से, इयोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन और प्लास्टोसिन, होमोसिन, होलोसिन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन यानी आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित है? ए मीथेन, बी अमोनिया, सी ऑक्सीजन या डी कार्बन डाइऑक्साइड। पूछ रहा है कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में, अब वायुमंडल से क्या था, अनुपस्थित था, यानी कौन था? ये सारे थे, ऑक्सीजन क्या था, ये अनुपस्थित था। ठीक है, प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन C4 है, अमोनिया ये 4 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड C2 आदि गैसें उपस्थित थी। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए पहला इसका, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ सौ हजार सालों में, कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। दूसरा है, पृथ्वी पर 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी। पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, ठीक है। तीसरा है, जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें पूछ रहा है कौन कौन सा है जो, ठीक है, इसमें क्या है, 1 और 3 है, 1 और ये 3 है, ये नहीं है, ऑक्सीजन अनुपस्थित था, ठीक है। तो 1 और 3 सही है, बाकी ये 1 2 क्या है, ये गलत है। यानी कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 वर्ष सालों में क्या है, उत्क्रमित हुआ है, जबकि जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को क्या किया, बदल दिया। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पूरा चुंबकत्व के अध्ययन से इस तथ्य का पता चला कि ऊपर पट्टी पर पाए जाने वाली कुछ सेलों का चुंबकन पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं बल्कि उसकी विपरीत दिशा में है। अनुमान है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रति मिलियन वर्ष 1 या 2 बार उत्क्रमण हुआ है। कथन क्या है, एक सही है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में ऑक्सीजन अनुपस्थित थी, जबकि वायुमंडल ज्वालामुखी गैसों यथा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का क्या था, मिश्रण था। लगभग 3 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। कौन सा, ये साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थे। ये जीवाणु आजकल के पौधों की तरह ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते थे। जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया की संख्या बढ़ती गई, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई। यानी कि जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया की संख्या बढ़ी, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई। प्रश्न 4 देखते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ लगभग कब? ये 20,000 वर्ष पूर्व, बी 2 लाख वर्ष पूर्व, सी 20 लाख वर्ष पूर्व, या डी 2 करोड़ वर्ष पूर्व। 2 करोड़ नहीं, अब इसका देखना पड़ेगा, यानी कि यह कितना हो जाएगा, 2 × 10⁹ वर्ष पूर्व। हमारा कब पृथ्वी पर उद्गम हुआ जीव का? ये 2 × 10⁹ वर्ष पूर्व। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम, किसमें? कोशिकीय रूप में जीव का उद्गम होने का ओरिजिन लगभग 2 × 10⁹ वर्ष पूर्व हुआ।
प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर थे, फिर बाद में बहुकोशिकीय जीवों यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनम का विकास हुआ जो कि यूकेरियोटिक कोशिका वाले होते थे। कौन से? ये यूकेरियोटिक कोशिका वाले ये होते थे। ज्ञातव्य है कि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। कौन सा? ये जीवाणु और नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के कौन सा? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा? ए नील हरित शैवाल, बी कवक, सी अमीबा या डी यूग्लिना। आंसर हमारा क्या है? ये नील हरित शैवाल सबसे पुराना जीव है। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैसें वायुमंडल में फैलने लगी जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? ए लिनियस, बी लेमार्क, सी मेंडल या डी डार्विन। ये किसने लिखी थी? ये डार्विन ने लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के क्या है? जैव विकासविद थे। कौन से? जैव विकासविद थे। कौन? चार्ल्स डार्विन। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। कौन? इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को कहा जाता है डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। प्रश्न के 7 देखते हैं। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद यानी कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्नलिखित से किस पर आधारित है? ए ओवर प्रोडक्शन, बी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, सी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या डी सुपर्युक्त सभी हैं। तो क्या ये सभी पे आधारित है? कि इस पर ओवर प्रोडक्शन पे भी है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस पे है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इस पे भी है। यानी उपयुक्त तीनों पर आधारित है। कौन सा? प्राकृतिक वर्णवाद या डार्विनवाद। चार्ल्स डार्विन क्या जो इंग्लैंड के विकासविद थे उन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। इन्होंने चार्ल्स डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी। ठीक है। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन तीनों पर क्या है? आधारित है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्या विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए स्पेंसर ने, बी डार्विन ने, सी वालेस ने या डी हक्सल ने। ये किया था विकासवाद का डार्विन ने प्रतिपादित किया था यानी कि दिया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। ठीक है। इससे को डार्विनवाद भी बोलते हैं। विकासवाद का सिद्धांत को भी डार्विनवाद भी बोलते हैं। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। कौन सा? प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। कौन है? विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास बोला, विकासवाद नहीं बोला, जैव विकास बोला। ए न्यूटन ने, बी आइंस्टाइन ने, सी चार्ल्स डार्विन ने या डी लैमार्क ने। तो समझाया था किसने? ये लैमार्क ने समझाया था।
किसको, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ये बायो इवोल्यूशन को लैमार्क ने समझाया था। जैव विकास यानी कि बायो इवोल्यूशन परिकल्पना पर पहला तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क, जीन बैप्टिस्टे लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा। इसे लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्ष्यों की वंशागति का सिद्धांत, उपार्जित लक्ष्यों की वंशागत का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ए हक्सल ने, बी डार्विन ने, सी लैमार्क ने, या डी ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो ये किया था किसने? ये ह्यूगो डी। विकास के उत्परिवर्तन बोला, ये उत्पन्न म्यूटेशन प्रिंसिपल, म्यूटेशन प्रिंसिपल ठीक है। ये म्यूटेशन प्रिंसिपल दिया था किसने? ये दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। विकास के उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन थ्योरी है, इसको प्रिंसिपल थ्योरी बोलना, म्यूटेशन थ्योरी बोलना, म्यूटेशन थ्योरी। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी कि म्यूटेशन थ्योरी को हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। इनके अनुसार नई जाति यानी स्पीशीज की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा अस्थायी वंशागत बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। जात का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती यानी कि म्यूटेंट कहलाता है। जिसमें लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्तन का उसको क्या बोलते हैं? उत्परिवर्ती यानी कि म्यूटेंट कहते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग सांद प्रिमरोज, क्या और सांद प्रिमरोज पर किया। सांद प्रिमरोज है, ठीक है, एक पौधा है, उस पर किया था सांद प्रिमरोज। प्रश्न के 11 देते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दिया हुआ, सूची 2 दिया हुआ। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, ऑपेरान अवधारणा किसने दिया था? तो पहले तो म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था, ये ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। विकास का सिद्धांत दिया था, ये डार्विन ने दिया था, ठीक है। तो A is 4, B is 3, A is 4, B is 3, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन बी होगा, ये गलत हमने मार दिया, ऑप्शन बी है, ये दोनों में है, तो ऑप्शन बी। और सी का क्या हो जाएगा? ये एक बीडल और टैटम, और ओपेरान का क्या है? अब ये 2 हो जाएगा, जैकब एंड मोनोड। सम्मिलित क्रम उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया, विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम ने की है, ओपेरान अवधारणा किसने की है? जैकब और मोनोड। जैकब और मोनोड ने क्या किया? ओपेरान की अवधारणा दिया। प्रश्न के 12 देते हैं। विकास का मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक है ए उत्परिवर्तन, बी हासिल किए हुए गुण, सी लैंगिक जन्म, या डी प्राकृतिक वर्ण। ये हमारा क्या है? डी है प्राकृतिक वर्ण। जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन का प्रमुख कारक प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यह ही विभेदों एवं
अन्य हासिल किए हुए जीनों को अलग पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है, यानी कि जनरेशन, अगली पीढ़ी का नेक्स्ट जनरेशन में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों यानी कि जीनोटाइप तथा एलीली जीनों दोनों की ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। किसमें? सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है जैव विकास के संदर्भ में। ए, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। बी, बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से। सी, प्राकृतिक चयन से। डी, उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या है? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से है। इसमें सांपों में अंगों का लोप होना क्या है? उपयोग और अनुपयोग किए जाने से है। फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक उपयोग करते हैं जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक उपयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे कर लुप्त हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग हैं। लैमार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों के अभाव को बताया। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। जीवों में अत्यधिक जीव विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है क्या? ए, अनुकूलन। बी, सहभागिता। सी, उत्परिवर्तन। या डी, बहुगुणसूत्रता। तो यह क्या है? उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्राकृतिकवाद के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को आधुनिक रूप दिया उससे नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं यानी कि म्यूटेशन। ये परिवर्तन स्पष्ट वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? ए, पार्थक्य। बी, उत्परिवर्तन। सी, प्राकृतिक वर्ण। या डी, लैंगिक जनन। तो ये कौन सा? ये उत्परिवर्तन है। किसमें? निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? क्या है? उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। कोशिका जीनोम के डीएनए अनुक्रमों में परिवर्तन को कहते हैं, यानी कोशिका जीनोम के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को कहते हैं। उत्परिवर्तन प्रक्रिया में आनुवंशिक पुनर्संयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में डीएनए की प्रतिलिपि तैयार हो जाती है। नए जीनों के विकास में यह प्रतिलिपियां एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है कि ए, जावा मनुष्य। बी, क्रो मैग्नान मानुष। सी, निएंडरथल मानुष। या डी, पेकिंग मानुष। यह हमारा कौन सा? बी है, क्रो मैग्नान मानुष। क्रो-मैग्नान मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमोसेपियन का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसेपियंस फॉसिल्स मानते हैं।
क्रो-मैग्नान मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सेपियंस फॉसिल्स मानते। क्रो-मैग्नान का शरीर गठा हुआ लगभग 180 सेंटीमीटर यानी कि 6 फुट लंबा था तथा इसकी कपाल गुहा क्या थी 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। कपाल गुहा 1600 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर थी, यानी कि इसका कपाल गुहा का आयतन कितना था 1600 सेंटीमीटर, 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि 1600 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। शब्द डेनिशोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? शब्द डेनिशोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? ए, एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म, बी, एक आदिमानव जाति स्पीसीज, सी, पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र, या डी, भारतीय महाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक कर्म। तो ये आता है हमारा क्या, ये बी, एक आदिमानव जाति यानी कि स्पीसीज के संदर्भ में कभी कभी समाचार पत्रों में इसका उल्लेख किया जाता है, यानी कि आता है डेनिशोवन शब्द का प्रयोग किया जाता है। डेनिशोवन एक आदिमानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित हुए एक शोध पत्र में की गई है। तिब्बत में प्राप्त डेनिशोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लास्टोसीन, कौन सा, ये उत्तर मध्य प्लास्टोसीन लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिशोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमोसेपियंस और नियंडरथल, क्या है, होमोसेपियन और नियंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स है क्या? जुरासिक युग का, ए, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, बी, जुरासिक काल का सरीसृप, सी, ट्रायसिक काल के सरीसृप, या डी, ट्रायसिक तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप। तो ये आंसर हमारा ये है, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है कौन सा, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म यानी फॉसिल लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व पुरानी 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था जिसमें सरीसृपों यानी कि रेप्टाइल्स की भांति लंबी पूंछें, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु विकास यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को सिद्ध करता है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की संयोजक कड़ी है? आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच संयोजक की कड़ी है? ए, उभयचर व पक्षी, बी, सरीसृप व पक्षी, सी, सरीसृप और स्तनधारी, या डी, पक्षी व स्तनधारी। तो यह क्या है, सरीसृप और पक्षी के बीच संयोजक कड़ी है कौन, सरीसृप और पक्षी के बीच में संयोजक कड़ी है कौन, क्या, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत,
तथा अग्रपादों की उंगली पर पंजे थे, फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में क्या हो गए थे, रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को सिद्ध करता है। कौन सा? यह जंतु या जैव विकास को सिद्ध करता है, यानी कि ऑर्गेनिक रिवॉल्यूशन को सिद्ध करता है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। मेमथ पूर्वज है किसका? ए कुत्ते का, बी घोड़े का, सी ऊंट का या डी हाथी का। तो ये किसका पूर्वज है? ये मेमथ हाथी का क्या है? पूर्वज है मेमथ। मेमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। क्या वर्तमान समय में यह नहीं पाया जाता? यह हाथी का क्या पूर्वज माना जाता है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। डायनासोर थे क्या? ए सीनोजोइक सरीसृप, बी मीसोजोइक पक्षी, सी पेलियोजोइक एम्फीबिया या डी मेसोजोइक सरीसृप। ये थे क्या? मेसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर। डायनासोर विशालकाय सरीसृप रेप्टाइल थे जो कि मध्यजीवी तथा या मीसोजोइक महाकाय या इसको महाकल्प में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों यानी मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों में बांटा गया है। कौन सा? ट्रियासिक कल्प कितना था? ये 3.8 करोड़ वर्ष का। जुरैक्सिक कल्प 5.7 करोड़ वर्ष का और क्रिटेशियस कल्प 7 करोड़ वर्ष का। क्रिटेशियस कल्प में क्या है? बांटा गया है किसमें? ट्रायसिक कल्प, जुरैसिक कल्प और क्रिटेशियस कल्प में बांटा गया है किसको? मध्यजीवी महाकल्प को। क्रिटेशियस में डायनासोर थे। पुष्पी पादपों स्तनियों का विकास होता रहा किसमें? डायनासोर पुष्पी पादपों स्तनियों का विकास होता रहा किसमें? क्रिटेशियस में। किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंडों के गिरने से डायनासोरों सहित लगभग 76% जातियों की व्यापक विलुप्ति हुई। कितने? 76%, यानी कि 76% जातियों की व्यापक विलुप्ति हुई थी। प्रश्न के 22 देखते हैं। डायनासोर रहे ए पेलियोजोइक युग में, बी सेनोजोइक युग में, सी मेसोजोइक युग में या डी प्लास्टोसीन युग में। ये रहेगा ये मेसोजोइक युग में रहे डायनासोर। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प में थे। मेसोजोइक महाकल्प में थे। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प में थे। प्रश्न का 23 देखते हैं। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? अनुक्रम पूछ रहा है जीवों के विकास में, यानी कि और इवोल्यूशन में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ए ऑक्टोपस डॉल्फिन शार्क, बी पेंगोलिन कच्छप बाज, सी सैलामेंडर अजगर कंगारू या डी मेंढक केकड़ा झींगा। ये है सी है। कौन सा? सैलामेंडर अजगर और कंगारू। क्या होंगे? जैव के विकास पहले का सैलामेंडर, फिर अजगर और कंगारू। सैलामेंडर इससे छोटा होता है, इससे बड़ा अजगर और सबसे बड़ा उससे बड़ा क्या है? कंगारू। दिए गए विकल्पों में सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले विकास काल पूछ रहे। सबसे पहले ये 360 मिलियन वर्ष पूर्व। कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है।